हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। ये जो कि यूथ कंपटीशन का है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 123 क्वेश्चन तक देख लिया है। यह जो कि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 124 से देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 से। इसमें दिया गया है कि सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना किया था, तो ये किया था दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1501 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की नींव रखी थी। यहीं पर उसने बादलगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था तथा 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने कब बनाया था? तो 1504 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था। उसका नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद ये रखा था खिजराबाद। खिजराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा खिजराबाद। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चित्तौड़ पर 1303 में विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 126 से कि सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि ये किस सुल्तान के द्वारा धारण किया गया था? 126 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी और जिसका अर्थ है दूसरा अलेक्जेंडर या सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 127 है कि 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म से इस शिक्षा केंद्र में हीनयान धर्म के साथ ही अनेक धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान आदि की जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो एकता प्रणाली को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा ये समाप्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों या राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कि घोड़े की नाल की तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो घोड़े की नाल का तीर ये पहली बार कहाँ पे पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 129 का इसमें राइट आंसर होगा अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा अलाई दरवाजा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाई दरवाजा यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसमें पहली बार तिकोने डाट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया था। यही पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाले मेहराब बनाई गई थी जिसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल सल्तनत काल में चलाया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित में से
किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के वंशजों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 131 का इसमें राइट आंसर होगा। सबसे पहले इसमें गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और फिर उसके बाद लास्ट में लोधी वंश आता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुलाम वंश जो कि ये 1206 से 1290 तक था, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1412 तक और सैयद वंश 1414 से 1451 तक था और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा था। तो कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। तो ये इब्न बतूता, इब्न बतूता ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 1392 में इटली के यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत तथा इटली का निवासी निकोलो कोंटी भी 1420 से 21 में विजयनगर आया था। अलबरूनी 998 में महमूद गजनवी के समय में ये दरबारी लेखक था, आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 में आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। उलेमा जो कि धार्मिक विद्वान होते थे, सही है। रसूल ये दैनिक प्रार्थनाएं होती थी, ये भी सही है। इल्म ये जो कि कुरान से प्राप्त ज्ञान होता था, ये भी सही है। सुन्नी ये जो कि पैगंबर के आधुनिक व्यवहार है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि सुन्नी जो कि पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म की एक शाखा है सुन्नी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 134 है। 134 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 134 में तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। इसमें दिया गया है कल्ब। कल्ब क्या होता था। तो कल्ब ये एक सेना होता था। कल्ब क्या होता था, सेना होता था। हस्म, हस्म क्या होता था, तो ये घुड़सवार सैनिक होते थे। हस्म पहला सही है। फवाजिल, फवाजिल क्या होता था, तो ये निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय होती थी। तो चौथा सही है। तौफीर, तौफीर ये जो कि एकता की अनुमति आय में बढ़ोतरी होती थी, तो इसका दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें तीसरा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का इसमें चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्ब ये जो कि सेना होते थे, हम्स हस्म ये जो कि घुड़सवार सैनिक होते थे, फवाजिल ये जो कि निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय होते थे, तौफीर ये जो कि एकता की अनुमति अनुमानित आय में बढ़ोतरी वाले होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया है। तो तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। तो ये फुतूह अस सलातीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख सर्वप्रथम अब्दुल मलिक इसामी ने अपनी रचना फुतूह उस सलातीन में की है। इसामी बहमन शाह के काल का इतिहासकार था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों यानी कि निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 136 का इसमें राइट आंसर होगा। ये कहा गया है बलबन के बारे में। बलबन के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बलबन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी जो कि गयासुद्दीन बलबन, ये 1265 से लेकर के 1287 तक इसका कार्यकाल था। इसके विषय में कहा गया है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी भी बाजार के लोगों या निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की थी। बलबन अपनी योग्यता से सुल्तान बना था। वह कठोर एवं क्रूर था, परंतु स्वभावतः उस समय की परिस्थितियां उसको ऐसा बनना आवश्यक था। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है। इसमें कहा जा रहा है
कि कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 137 बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 137 में तो इसमें दिया गया है सबसे पहले दीवाने रियासत। दीवाने रियासत ये जो कि अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। दीवाने बंदगान ये गयासुद्दीन तुगलक दिया गया है, ये गलत है। दीवाने बंदगान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद दीवाने रियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये भी सही है। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है, गलत युग्म है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दीवाने बंदगान दास विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सट्टेबाजी तथा चोरबाजारी की पूर्णतः समाप्ति कर दी गई थी। इन कार्यों की देखभाल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत एवं सहना ए मंडी तथा न्याय के लिए सराय ए अदल नामक बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। दीवान ए रियासत विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खोला गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात को आर्थिक सहायता देना था और निर्धन मुसलमान लड़कियों से विवाह की भी व्यवस्था करता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 38 में तो मुहियान ये जो कि गुप्तचर होते थे, मुहियान क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। यही इसमें पहला वाला ही सही सुमेलित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुहियान ये जो कि गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। मुशर्रिफ लेखाकार था, जबकि शाही कारखाने का अधीक्षक मुत्तरिफ तथा बारीद भी गुप्तचर था, जबकि सहना जो कि बाजार का अधीक्षक कहलाता था। तो सहना क्या कहलाता था? ये बाजार का अधीक्षक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्न में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई है। तो हजार दिनारी किसको कहा गया है? ये मलिक काफूर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मलिक काफूर को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेनानायक था। वह हिजड़ा दास था। उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के संपर्क में आने के बाद मलिक काफूर ने, जो पहले एक हिंदू था, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। सुल्तान ने उसे सेना में उच्च पद प्रदान किया तथा वह शीघ्र ही सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज जो कि प्रथम सुल्तान था, जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया तथा शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया। उसने इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। बेरोजगारों की सहायता, दीवाने खैरात और खैराती यानी कि दारुल सफा अस्पताल अस्पताल का स्थापना करवाया था। उसके मनोचित कार्य थे। फिरोज ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 141 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है इब्न बतूता को। इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। दरोगा ए डाक चौकी डाक विभाग का और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्र करता था तथा उसकी सूचना बादशाह की सेवा में प्रेषित करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में डाक ले जाने की व्यवस्था भी थी, यही अधिकारी करता था। फिर उसके बाद आता है कि इस कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाकिया नवीस, सवानेह निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारे होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था। तो इसमें मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। मसाहत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मसाहत। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में भूमि की मापन के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। मसाहत जो कि भूमि की पैमाइश होती थी, इसी के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 143 है कि सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था। तो सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन था? क्वेश्चन नंबर 143 के इसमें राइट आंसर होगा उलेमा। उलेमा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि सल्तनत कालीन मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का शासन पर अच्छा खासा प्रभाव था। यह वर्ग शासन की नीतियों के साथ साथ धर्म पर भी प्रभाव रखता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें हाजिब जो कि ये दरबारी शिष्टाचार होता था, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में हाजिब बारबक के अधीन अधिकारी थे। वे राजा दरबार में दरबारियों के मध्य खड़े होते थे तथा उनकी अनुमति के बिना सुल्तान तक कोई नहीं पहुंच सकता था। उनका सरदार अमीर हाजिब कहलाता था। समस्त प्रार्थना पत्र अमीर हाजिब द्वारा ही सुल्तान तक पहुंचाया जाता था। वकील ए दर शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। राज्य का शासन प्रबंध तथा वित्त विभाग उसके अधीन होते थे। उसको सहायता नायबे वजीर कहलाते थे। उसको सहायता जो देता था वो कौन था? नायबे वजीर। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। इसके अंतर्गत बरीद यानी कि संदेश वाहक या हरकारे थे, जो शहरों में नियुक्त किए जाते थे। वे शहरों में घटनाएं वाली प्रत्येक घटना को सूचना सुल्तान को देते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसने कुबतुल इस्लाम का नाम दिया था। तो कुबतुल इस्लाम का नाम किसको दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 145 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है देवगिरी को। देवगिरी को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, देवगिरी को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देवगिरी को कुबतुल इस्लाम नाम दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वह इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करता है तो वह अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 146 का इसमें राइट आंसर होगा, ये फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी और सी, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दोनों ने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोजशाही में लिखा है कि वह अपने मुसलमानों का एकमात्र ऐसा शासक था और हिंदुओं को जिम्मी कहता था। तो हिंदुओं को क्या कहता था? जिम्मी कहता था। उसने लिखा है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया कर मुक्त कर दिया जाएगा। आरसी मजूमदार ने लिखा है कि फिरोज शाह इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान था। इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रणी था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। अपने खलीफा को नाई पुकारा और उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इस सभी का उसे कट्टर मुसलमानों और उलेमा वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करना था, जिससे समर्थक वह सुल्तान बना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 147 में, तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है ताजुल मासिर ये जो कि हसन निजामी का है। फतवा ए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्दी का है। तुगलकनामा ये जो कि अमीर खुसरो का है और फुतूह उस सलातीन ये इसामी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का दूसरा है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी की है। फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने। फुतूह उस सलातीन ख्वाजा अबुल
ईसामी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन नंबर 148 में कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 148 का इसमें राइट आंसर होगा तोपखाना। तोपखाना इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तोपखाना इसमें शामिल नहीं था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तोपखाना जो कि इल्तुतमिश की सेना का मुख्य विभागों में सम्मिलित नहीं था। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी और धनुर्धर सेना उसकी सेना के मुख्य भाग थे। क्वेश्चन नंबर 149 है कि सल्तनत काल में सरजानदार था, तो संजारदार क्या था? क्वेश्चन नंबर 149 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्रमुख अंगरक्षक था। सरजानदार ये जो कि प्रमुख अंगरक्षक था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरजानदार सल्तनत काल में प्रमुख अंगरक्षक होते थे। क्वेश्चन नंबर 150 है कि सल्तनत काल में मुनही से तात्पर्य क्या था? तो मुनही से तात्पर्य होता था कि गुप्तचर। गुप्तचर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गुप्तचर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में गुप्तचर को मुनही कहा जाता था। यह धारों में प्रवेश कर गौड़ अपराधों का भी रोक सकता था। वहीं वरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचरों का प्रमुख होता था। वरीद ए मुमालिक क्या होता था? ये गुप्तचरों का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 151 है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 151 का इसमें राइट आंसर होगा फारसी। फारसी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फारसी। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा फारसी भाषा को संरक्षण दिया गया था। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने अरबी के स्थान पर फारसी राजकीय भाषा संरक्षण प्रदान किया था, क्योंकि परवर्ती मुसलमान आक्रमणकारी इसी भाषा का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके द्वारा या किसके शासनकाल में किया गया था? तो मदरसा ए नासरी का निर्माण ये अल्तमस के काल में किया गया था। अल्तमस ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसी को इल्तुतमिश कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मदरसा ए नासरी का निर्माण अल्तमस या इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश जो कि 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, वह एक योग्य शासक था। विजय के साथ उसने संस्कृत के उन्नत का प्रयास किया था। उसने शिक्षा के विकास के लिए मदरसों का निर्माण करवाया था। सिक्कों के भी अरबी भाषा में अरबी तथा फारसी में चलवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि दिल्ली सल्तनत काल में खराज था, तो खराज क्या था? क्वेश्चन नंबर 153 का इसमें राइट आंसर होगा खराज। ये हिंदू जमींदारों से एकत्र भूमि कर था। हिंदू जमींदारों से एकत्र भूमि कर था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में खराज जो कि गैर मुसलमानों पर भूमि कर 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। यह हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है। क्वेश्चन नंबर 154 में कहा जा रहा है कि संतत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदवी पदाधिकारी था? तो हाजिब ये किसका पदाधिकारी था? क्वेश्चन नंबर 154 का इसमें राइट आंसर होगा ये दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में अमीर हाजिब का कार्य दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करवाना और इसके वैभव को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 155 है कि अलाई दरवाजा अधोलिखित में से किस स्थान पर है? तो अलाई दरवाजा कहाँ है? ये दिल्ली में है अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मार्शल ने अलाई दरवाजे के विषय में कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सुंदर हीरा है। क्वेश्चन नंबर 156 है कि रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश ने के लिए किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुशरिफ अल मुमालिक के द्वारा। मुशरिफ अल मुमालिक के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। मुशरिफ अल मुमालिक के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान से आने के बाद 1232 में अपने मसरिफ ममालक या मुशरिफ अल ममालिक ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को यह आदेश दिया कि वह रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का कौन सा शासक था? क्वेश्चन नंबर 157 का इसमें राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ये जो कि मामलुक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बलबन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनतकालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान 3 अलग-अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ये कुतुबी वंश का था, शम्स इल्तुतमिश ये शमसी वंश का था, बलबन बलबनी वंश का था। आरंभ में इसे दास वंश के नाम से जाना गया क्योंकि इस वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था और उसके बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है। इसमें कहा जा रहा है कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? क्वेश्चन नंबर 158 का इसमें राइट आंसर होगा ये लोधी वंश की विशेषता थी। किसकी? लोधी वंश की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा लोधी वंश। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी वंश को मकबरा काल का भी कहा जाता है। मकबरा काल भी कहा जाता है या मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल में मकबरों को दो भागों यानी कि अष्टभुजी व चतुर्भुजी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा है लोधी जो सिकंदर लोधी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई थी जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दो गुंबदों का निर्माण हुआ था। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य असत्य है। क्वेश्चन नंबर 159 में तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, ये जो कि क्या है गलत है। कुतुब मीनार निर्माण का कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कुतुब मीनार का निर्माण जो कि दिल्ली में हुआ था, इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था। उसकी योजना 225 फीट ऊंची और 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय ही एक ही मंजिला बन पाई थी। 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिला क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार इमारत अब 5 मंजिला हो गई है। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबनों का कोई योगदान नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160 है। क्वेश्चन नंबर 160 में कहा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में या शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान लूट के माल के 1/5 था? तो ये कौन था? खुम्स था। खुम्स था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा खुम्स। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फिरोज तुगलक ने खुम्स यानी कि युद्ध के दौरान लूट का माल 1/5 भाग के रूप में लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून के द्वारा अनुमानित प्राप्त केवल 4 कर यानी कि इसमें 4 कर में कौन-कौन से थे? खराज था, ज़कात था, जजिया और खुम्स को आरोपित किया था। इल्तुत सॉरी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सिंचाई कर यानी कि हब ए सर्व लेने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। सिंचाई कर जो कि कृषि उपज का 10% लिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है। क्वेश्चन नंबर 161 में कहा जा रहा है कि फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 161 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किया गया है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा औरंगजेब के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फतवा ए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विविधताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई थी। यह कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रमाणिक एवं विस्तृत सारांश संग्रह है। औरंगजेब ने इसे अनेक ग्रंथों की सहायता से रचना करवाया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक था। अन्वेषक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश से आया था? तो वह मोरक्को से आया था। मोरक्को से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया था। इस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में वर्णन किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है कि जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किया था। तो ये मलिक सरवर के द्वारा किया गया था। मलिक सरवर, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी। 1394 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद ने अपने एक दास मलिक सरवर ख्वाजा, जहां उसे मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि सहित प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा। उसने दिल्ली पर हुए तैमूर के आक्रमण के कारण व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठा करके जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली। इसी सल्तनत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से उत्तरी बिहार के दरभंगा तक और गैर उत्तर नेपाल की सीमा से दक्षिण में बुंदेलखंड तक, अंततः दिल्ली के सुल्तान लोदी वंश ने जौनपुर को जीत लिया और सरकी सल्तनत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर राज्य को पूर्व का सिराज कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है। क्वेश्चन नंबर 164 में कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला। तो ये किसके शासनकाल में मिला था? क्वेश्चन नंबर 164 का इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह एक आकर्षक परंतु विवादित व्यक्ति का मालिक था। वह तर्क, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित आदि विषयों में दक्ष था। साथ ही वह धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। मोरक्को से आए इब्न बतूता ने रेहला में उसका विस्तृत वर्णन दिया है। उसके अनुसार राजा प्रशासन में उच्च व निष्पक्ष सोच से कार्य करता था, अतः उसने प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए योग्य हिंदुओं व गैर मुसलमानों को भी सरकारी नौकरियों में स्थान दिया था। इसी नीति से उसने तुर्की की जाति उच्चता की भावना को चोट पहुंचाई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उलुग खां यानी कि जौना खां, जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण स्रोत तारीख फिरोज शाही यानी कि बरनी, रेला, इब्न बतूता में मिलता है। इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का जारी करवाया था। उसका प्रचलन चांदी के सिक्के की भांति प्रतीक रूप में करवाया था। इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजनाएं रहती थी। उसी समय सोने व चांदी के सिक्के कम होने के कारण इस प्रकार की सिक्के जारी किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मध्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, अलाउद्दीन खिलजी राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन ने अपने विशाल साम्राज्य के रख रखाव एवं शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक सुधार किए। इसने अपने साम्राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणाएं करवा दी। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया, परंतु उसके द्वारा लागू किए गए मद्य निषेध कानून पूरी तरह से असफल रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 167 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। उसके समय में पहला मंगोल आक्रमण कादिर खां के नेतृत्व में 1296 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सुमेलित है। तो ये इब्न बतूता, जो कि किताबुल रेहला, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रेहला की रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला ही राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि इब्न बतूता ने किताबुल रेहला लिखा है, जो कि सुमेलित है। मिनहाज ने तबकात ए नासरी, बदायूं ने मुंतखाब उत तवारीख और
इनायत खां ने शाहनामा लिखा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 169 है कि निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि में पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी कि शोधर देने की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो ये कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसे तकावी कहा जाता था। इसके लिए उसने नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी, अकाल राहत संहिता भी तैयार करवाई थी, सैकड़ों कुएं खुदवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा फिरोज शाह तुगलक ने तालाबों एवं नहरों का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के उत्तरदायी कारणों के जानने के बाद निम्नलिखित चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीन लिया था, गुप्तचर विभाग का गठन किया था, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया था, मद्य निषेध को लागू करना जिसके अंतर्गत शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग व जुआ खेलना बंद करवा दिया। यह करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसने इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 171 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधित उपायों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति किया था? क्वेश्चन नंबर 171 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किया था सहना ए मंडी और बरीद और मुनहिस को। सहना ए मंडी, बरीद और मुनहिस को किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राशन व बाजार नियंत्रण नियम लागू किया था। सहना ए मंडी से भी किसानों को पंजीकृत व्यापारी से ही अनाज खरीदना पड़ता था। सहना ए मंडी के पास वस्तुओं की दरों की तालिका रहती थी। सराय ए अदल जिसके द्वारा स्थापित दूसरा बाजार यानी कि बदायूं द्वारा उसके पास बनाया गया था जिसे सरकारी सहायता प्राप्त होती थी। बरीद और मुनहिस अलाउद्दीन के समय में स्थापित ये गुप्तचर अधिकारी होते थे। बरीद और मुनहिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्नलिखित में से संतत काल में कौन सी नई फसलों का प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 172 का इसमें राइट आंसर होगा नील। नील ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा नील। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है नील जो कि सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। पान का उद्भव स्थल मलाया द्वीप है। वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है कि 1221 में जलालुद्दीन मकबरनी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 173 का इसमें राइट आंसर होगा ये ख्वारिज्म शाह का पुत्र था। कौन था? ख्वारिज्म शाह का पुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंगोल नेता चंगेज खान ने 1221 में पर्सिया यानी कि ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह स्वयं कैप्सियन समुद्र के तट की ओर भाग गया और उसका ज्येष्ठ पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंध की ओर भाग आया। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 174 है कि निम्नलिखित में से किसे सुहावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की अनुशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था? तो ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 174 का इसमें राइट आंसर होगा शेख जमाली। शेख जमाली था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा शेख जमाली। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेख फजल उल्लाह जमाली या जलाल खान सुहावर्दी सिलसिले के थे। जलाली ये जो कि सिकंदर लोदी के मित्र थे। तो जमाली ये कौन थे? सिकंदर लोदी के मित्र थे। बाबर शेख जमाली की बहुत इज्जत करता था। वह हुमायूं की गुजरात मुहिम में उसके साथ अंततः उसकी मृत्यु में भी गुजरात में हो गई। शेख गदाई उनके पुत्र थे। उन्हें बैरम खान के संरक्षण काल में अकबर
ने सद्र उस सुदूर पद पर नियुक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पे विचार करके आपको इसमें कथन है और कारागार दिया गया है, आपको इसमें सही बताना है। तो इसमें दिया गया है तुर्कान ए चहलगानी जो कि ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था, जो कि सही था, सही है। फिर उसके बाद आता है कि शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह, प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये भी इसमें सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है कि निम्नलिखित में से बलबन के द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो बलबन का इसमें अपनी सेना के पुनर्गठन में कौन सा वक्तव्य सही है? पहले में कहा जा रहा है कि बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है कि बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने जिस निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली थी उसके लिए उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि कर दिया। उसने आरिज मुमालिक दीवान अर्ज विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की। इसकी सेना की अच्छी व्यवस्था के लिए इमादुद मुल्क को श्रेय दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 177 है। क्वेश्चन नंबर 177 में कहा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्ग के विभागों में विभाजित किया था? क्वेश्चन नंबर 177 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया था किसमें? क्वेश्चन नंबर 177 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किया था रातीबी और गैर रातीबी में। रातीबी और गैर रातीबी में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों में रातीबी व गैर रातीबी वर्गों में विभाजित किया था। रातीबी के अंतर्गत इसको शासन का संरक्षण प्राप्त था और गैर रातीबी के अंतर्गत यह निजी स्वामित्व पर आधारित था। फिरोज के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे। तो फिरोज शासन के काल में कुल कितने थे? 36 शाही कारखाने थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति करके संग्रह व सैनिक कार्य को अलग करके उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था? ये किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक को कार्यों को अलग करके उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 179 है कि दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 179 का इसमें राइट आंसर होगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तथा भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। बुल्जे हेग ने लिखा है कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी समूह या महाजन बहुत धनी हो गए? ये किस इतिहास के कार्य के द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है शम्स
सिराज अफीफ के द्वारा, शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज़शाही में अमीरों को उनके इक्ताओं एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहू को धनी धनी बनाने का उल्लेख करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 181 का इसमें राइट आंसर होगा सितार के लिए दिया जाता है। सितार के लिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज की जिसमें सितार, तबला, सारंगी प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 182 है कि दिल्ली के लोदी सुल्तान कौन थे? क्वेश्चन नंबर 182 का इसमें राइट आंसर होगा ये थे अफगान, अफगान थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अफगान थे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोदी जो कि प्रथम अफ़गान थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने तुर्कों की सत्ता को समाप्त कर अफ़गान शासन की नींव रखी। द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो दूसरा अफ़गान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 183 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन-सा एक सुमेलित है। तो इब्न बतूता किताबुल रहला दिया गया है, ये जो कि इसमें पहला वाला ही सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता जो ने किताबुल रहला लिखा है, मिनहाज ने तबकात नासरी, बदायूनी ने मुक्तबा उत तवारीख और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 184 है कि मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? तो भूखंड क्या कहलाते थे? ये खालसा कहलाते थे। खालसा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा खालसा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड को खालसा कहा जाता था। जब्ती राजस्व वसूलने की पद्धति थी। मदद ए मास जो कि ये सरकारी अनुदान तथा इजारा व्यवस्था ठेकेदारी इजारा क्या था? यह व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 185 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कहाँ हत्या किया था? तो क्वेश्चन नंबर 185 का इसमें राइट आंसर होगा कड़ा में। कड़ा में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कड़ा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1296 में कड़ा में मानिकपुर में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या दिल्ली का करके सुल्तान बना था। तो जलालुद्दीन हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो ये देवगिरी में। देवगिरी में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा देवगिरी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में परिवर्तित किया था, जिसे दौलताबाद नाम रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 187 है कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हौज खास नामक निर्माण करवाया था। उसने हौज खास का निर्माण करवाया था जो कि गलत है। उसने अपनी राजधानी सीरी बनवाई थी, तो ये भी इसमें क्या है गलत है। इसमें दोनों ऑप्शन क्या है गलत है। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हौज खास व राजधानी सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 188 है कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन थे? दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन होते थे? क्वेश्चन नंबर 188 का इसमें राइट आंसर होगा ग्राम का मुखिया होता था मुकद्दम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ग्राम का मुखिया होता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम जो कि गांव के मुखिया को कहते थे। छोटे भूस्वामियों को खूत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 189 है कि पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अलबरूनी ने। अलबरूनी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 11वीं सदी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 190 है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये था नासरुद्दीन महमूद तुगलक। नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक जो कि ये 1394 से 1412 ईस्वी के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया।
यह आक्रमण भारत व संतत दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 है, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन बताना है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का कथाकथित स्थानांतरण था, जो कि ये सही है। यह कदम सुल्तान के द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, उसके विरोध में बनाए गए थे। ये कथन क्या है? ये गलत है। कारण इसका क्या है? गलत है, लेकिन अभिकथन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कुछ इतिहासकार का मानना था इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूरी देवगिरी को राजधानी बनाने का उद्देश्य से चुना था। इसका सबसे प्रमुख कारण देवगिरी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था। उसने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा, जिन्होंने दिल्ली निवासियों को सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी कि वह दिल्ली छोड़कर देवगिरी चले जाएं। हालांकि यह सर्वमान्य मत नहीं है, कुछ इतिहासकारों का मानना भी है कि उसका दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण सांकेतिक मुद्रा चलाना व कराची सैन्य अभियान असफल कारणों में गिना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 192 है कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो कौन इसमें गुलाम वंश का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 192 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी, ये जो कि गुलाम वंश का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गुलाम वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसके पश्चात क्रमशः इल्तुतमिश, रजिया, बलबन ने शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193 है कि जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या रखा था? क्वेश्चन नंबर 193 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका नाम जलालाबाद रखा था। जलालाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग ने 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद रखा। जालौर का अंतिम चौहान वंशीय शासक कन्हड़ देव और उसका पुत्र वीर वीरम देव थे। ये क्या थे? वीरम देव ये मारे गए, दोनों मारे गए। कन्हड़ देव और वीरम देव दोनों मारे गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है कि मंगोल खा तरामासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोल खा तरामासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासन के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 194 का इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तरमासरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1327 से 28 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 5000 दिनार की सहायता देकर के वापस भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह एकमात्र मंगोल आक्रमण था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 है कि तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तकावी ऋणों के संबंध बताना, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला दिए ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे, जो कि सही है। ये व्यापारी प्रयोजन हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये क्या इसमें गलत है। तीसरे में कहा जाए ये चौधरियों को और मुकदमों को माध्यम से दिए जाते थे, जो अलग अलग किसानों के वितरण करते थे, तो ये क्या इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है चौथे में कहा जा रहा है कि चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे, ये जो कि क्या है गलत है इसमें। तो इसमें दूसरा और चौथा क्या है गलत है, दूसरा चौथा गलत है, जबकि
पहला और तीसरा इसमें क्या था? सही था। आपको इसमें गलत का बताना था, तो कौन-सा गलत था? तो दूसरा और चौथा गलत था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नए विभाग यानी दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी, जो राज्य की तरफ से तकावी ऋण प्रदान करता था। ये कृषि कार्य हेतु दिए जाते थे, जो चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से किसानों को वितरण किए जाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 196 है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? ये कौन से इतिहासकार के द्वारा उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेख मुबारक के द्वारा उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शेख मुबारक। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसका उल्लेख शेख मुबारक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 197 है कि अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि उसने किसानों को बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल यानी कि फसल बटाई को अपनाया था, जो कि सही है। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी उपलब्धियों को बहाल किया, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि उसने खेत और चरागाह कर को निर्धारण में छूट प्रदान की, ये भी सही है। उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या होगा? सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा, उसकी आर्थिक नीतियों के आधार पर रस्मोमिया रस्मोमियान अर्थात संयम, शक्ति और नरमी के बीच एक संतुलन लेके चलना। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कृषि व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। इसमें किया था कि किसानों का बोझ कम करने के लिए उसमें हुक्म ए मसाहत के स्थान पर हुक्म ए हासिल यानी कि फसल बटाई को अपनाया था। ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया और उसकी उपलब्धियों को बहाल किया। खेत और चरागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। फिर उसके बाद आता है अच्छा, इसको आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है कि बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध में कौन सा तत्व सही है? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया स्वेच्छाचारी राजतंत्र स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों को नवोदित वर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ये बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध में सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत में रहा। बर्नी की प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोज शाही है। बर्नी की प्रसिद्ध कृति क्या है? तारीख फिरोज शाही है। बर्नी ने वंशागत और राजनीतिक के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाया। उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्ग नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित माने गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 199 है कि उस पुस्तक का नाम बताएं जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाजुस सिराज अपनी पुस्तक को समाप्त करता है। तो पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 199 किसमें राइट आंसर होगा? तारीख फिरोज शाही है। तारीख फिरोज शाही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्नी की प्रसिद्ध कृत तारीख फिरोज शाही के बारे में कहा गया है कि यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनाजुस सिराज अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को समाप्त करता है। बर्नी ने उस समय की घटनाओं का प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में से बर्नी के लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो बर्नी के लेखन शैली के बारे में बताना इसमें से क्या सही है? तो इसमें कौन-सा सही है? तो बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में से विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका क्या है? राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्नी अपने इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग पथ प्रदर्शन करता पथ प्रदर्शन करना तथा अपने समकालीन शासकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। उसने अपने सहकर्मियों से भिन्न वंशगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं पर जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के बारे में वर्णन किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 201 है। क्वेश्चन नंबर 201 में कहा जा रहा है कि बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। तो बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 201 का इसमें राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही के माध्यम से इतिहास की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार के कर्तव्य का उल्लेख किया है। इस इतिहास में उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। इसी के माध्यम से इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके अपने समकालीन सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 202 है कि मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का शीर्षक बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तबकात ए नासरी है। तबकात ए नासरी है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा तबकात ए नासरी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिनहाजुस सिराज जो कि दिल्ली के मामलुक सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के लिए तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक में सिराज ने अपने धार्मिक विचारों, इस्लाम और मुस्लिम शासकों के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 203 है कि उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया उसे मालूम था कि नवाज यानी कि प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा या उपवास नहीं रखा, जो कि सही है। उसने नशीले पेय को निषिद्ध किया, ये भी सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने की प्रोत्साहित यानी कि प्रेरित किया, ये गलत है। वह शरीयत के अनुसार राज्य संचालन के लिए उलेमा से सहमत था, ये भी गलत है। इसमें ए और बी इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें ए और बी क्या था? इसमें सही था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका वास्तविक नाम अली गुरसप या जूना खान खिलजी था। यह एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रमण के साथ साम्राज्य विस्तार की दक्षिण भारत में मदुरै तक किया था। यह दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने नशीले पदार्थों को निषिद्ध किया। इसने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए और अस्थायी सेना की व्यवस्था की और सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश अथवा जाति के आधार पर। वह अपने राज्य में संचालन के लिए उलेमा से सहमत नहीं था। साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 204 है कि गुलबर्गा की जामी मस्जिद निम्नलिखित में से किन विशेषताओं में से सही है? तो गुलबर्गा की जो जामी मस्जिद है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 204 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है कि भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कि संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि इसमें खुला प्रांगण है, जो कि गलत है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों के संपूर्ण छत आच्छादित है, ये भी इसमें सही है। ए बी डी इसमें सही है, जबकि सी वाला क्या है? इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह के काल में 14वीं शताब्दी में
गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद की प्रमुख विशेषता इसमें भारतीय और ईरानी शैली की ही तरह सम्मिलित है। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, आंगन के बिना भारतीय मस्जिद एक दुर्लभ उदाहरण है क्योंकि पूरी संरचना एक छत से ढकी हुई है। तीसरा है, शांत पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। और चौथा है, इस भवन में अलंकरण बहुत कम है लेकिन यह बौद्धिक महानता और मौलिकता का एक उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 205 है कि क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग करके क्षीर सागर में शांतिपूर्वक संयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? ये गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गयासुद्दीन बलबन जो कि ये इल्बरी तुर्क था, बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नत करता गया और जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। अपनी योग्यता के कारण ही रजियत सुल्तान के समय में अमीर शिकार, अलाउद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब और मोइनुद्दीन बहराम के समय में अमीर आखुर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। इसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए चालीसा दल का भी दमन किया। ईरानी आदर्शों को स्थापित करने के लिए सिजदा और पैबोस नामक प्रथाओं का शुरुआत किया। इसने ईरानी त्योहार नवरोज को भी मनाने का प्रारंभ किया। इसके शासनकाल की सुदृढ़ता को देख करके भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग करके क्षीर सागर में शांतिपूर्वक संयम रत्न हो गए, ऐसा माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 206 है कि आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिला करके एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी जो कि गाजी इख्तियार पूर्वी बंगाल पूर्वी भारत में बंगाल बिहार तक अपने अभियान को चलाया था। उस समय बंगाल बिहार क्षेत्र पर सेन वंश के शासकों उसका विरोध किया था। बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार को जीता तथा वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया। लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल व बिहार क्षेत्रों को जीत करके प्रांत के रूप में संगठित किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 207 है कि उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को क्रियान्वित करने से इनकार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 207 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की अपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था तथा अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी उल मोमीन खलीफा का नायब की उपाधि धारण किया था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसके राजनीतिक को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 208 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसब के नाम से जाना जाता था? ये अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। उसके राज्यारोहण के साथ ही राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। उसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 209 है कि फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो फरमान ये किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? क्वेश्चन नंबर 209 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये फरमान जारी किया जा सकता था राजाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, राजाओं के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन काल से शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा, सैनिकों व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार कर देता था, राजा उन्हें दंड देने का भागीदारी बनाया जाता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल वंशीय शासकों में अत्यधिक देखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 210 है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में करवाया गया था। इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में जोड़ करके इसमें से कुछ हिस्से को पूरा करवाया और इसे प्रांगण में 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कुछ हिस्से को जोड़ा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 211 है कि इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इल्तुतमिश के विषय में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 211 में पहला दिया गया है कि इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त किया था, जो कि सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हरा करके लखनऊती पर अधिकार किया था। तो इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हरा करके लखनऊती पर अधिकार किया था। तो ये भी सही, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक ने से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनासिर का प्रतिनिधित्व स्वीकृति पत्र को लेकर के दिल्ली पहुंचा था। 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन एवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा था और 1226 ईस्वी में सुल्तान के पुत्र नासरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गयासुद्दीन को पराजित करके उसकी राजधानी लखनऊती पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 212 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव का शासक कौन था। ये रामचंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रामचंद्र देव इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां के शासक रामचंद्र देव ने बाध्य होकर उसके प्रति एलिचपुरी की आय भेजने का वादा किया। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया, जहां अलाउद्दीन ने उसे रायन की उपाधि दी और 6 माह के पश्चात 1 लाख सोने टंके और नवसारी का जिला देकर के राज्य को वापस दे दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 213 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढालवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है। ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 213 का इसमें राइट आंसर होगा ईसा खान का मकबरा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। तुगलक कालीन प्रमुख मकबरा गयासुद्दीन का मकबरा, जो कि ये तुगलकाबाद फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट मदरसे तथा फिरोज शाह कोटला का नगर और किला प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें यानी कि सलामी पद्धति है, जिसका अंतिम उदाहरण ईसा खान के मकबरे में मिलता है। जबकि तुगलक कालीन खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, जो कि दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजी मकबरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अष्टभुजी मकबरा कौन है, तो ये खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, ये जो कि तुगलक कालीन का है मकबरा, ये अष्टभुजी में निर्मित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 214 है, एक ऊंट एक पैसे यानी कि डाक में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है। उपर्युक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्दी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 214 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन ने बड़ी सेना को रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी ताकि दाम कम रहने पर राजधानी में एक बड़ी सेना रखी जा सके। साथ ही उसने विद्रोह की समस्या दूर करने के लिए लोगों की आय पर नियंत्रण किया, अर्थात बाजार नियंत्रण में दाम कम हुए परंतु आय नियंत्रण के लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा। इसी संदर्भ में बर्नी ने उपयुक्त वक्तव्य कहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 215 है कि उस दिनों मनोरंजन सामान्य बातें थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों में सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं
सार्वजनिक उद्यानों, तालाबों के किनारे यानी कि बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका अधिक खर्च होता था। शेख नासरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 215 का इसमें राइट आंसर होगा। ये बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेख नासरुद्दीन चिराग ने अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभिक वर्षों के संदर्भ में उपयुक्त वाक्य कहा है, जिससे उस समय के विलासतापूर्ण जीवन का चरित्र किया जा सकता है। अलाउद्दीन द्वारा इसे समाप्त करने के लिए कठोर उपाय किए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 216 है कि जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछवान बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त जो धन यानी कि धन होता था वह अनाथ लड़कियों के दहेज के रूप में दिया जाता था। ये किस लोदी सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो ये सिकंदर लोदी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राज्य के हिसाब किताब से लेखा परीक्षण प्रणाली शुरुआत की। उसने आगरा शहर की नींव डाली। उसने खाद्यान्न करों यानी कि अनाज करों को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। उसने भूमि के लिए एक प्रणाली यानी कि पैमाना गज ए सिकंदरी, ये इंपॉर्टेंट है, गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो कि 30 इंच का था। उसने गरीब व अनाथ लड़कियों के लिए अपने वस्त्र को बेचने पर जो धन प्राप्त होता था उसे दहेज प्रदान करता था तथा निर्धनों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करवाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 217 कि निम्नलिखित में से किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? ये अमीर खुसरो के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, विख्यात कवि अमीर खुसरो जिसका उपनाम तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता मिलता है। अमीर हसन व अमीर खुसरो अपने साहित्य जीवन के शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। अमीर खुसरो भारत का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी खजाइन उल फुतूह, आसिका, नूह सुपेहर और तुगलकनामा। इसकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 218 है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 218 का इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में लिखा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 219 है, सल्तनत काल में दीवान ए वफ विभाग संबंधित था। ये किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 219 का इसमें राइट आंसर होगा, ये ब्याय कागजात को देखभाल करता था। ब्याय कागजात को देखभाल करता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो ब्याय कागजात की देखभाल करता था दीवाने वफ्त। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने एक व्यय विभाग की स्थापना किया था जिसको दीवाने वफ्त कहा जाता था, जिसका कार्य व्यय कागजों को देखभाल करना एवं उन कागजातों को सुरक्षित रखना जो भूमि से संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 220 है कि इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में उत्तर अफ्रीका यानी कि मोरक्को से भारत आया था। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ा करके 200 ग्रेन तक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 221 है कि किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 221 का इसमें राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में किया था। तुगलकाबाद जो कि एक किला युक्त नगर था जिसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 222 है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 222 का इसमें राइट आंसर होगा यह बलबन था। बलबन था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बलबन। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईरानी परंपराओं पर शासन करने वाला गुलाम वंश का शासक बलबन था। बलबन ने अपने साम्राज्य को गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन करवाया था। इसने सिजदा एवं पैबोस लागू किया था जो दरबार में राजा के पैर को चूमता था और लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 223 है कि निम्नलिखित में से करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो कौन सा कर लगाया था? खुम्स लगाया था, जकात लगाया था और खराज लगाया था। उपरोक्त में से सभी कर दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा लगाया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। पहला उस्र कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ये 5 से 10% लिया जाता था। दूसरा खराज कर होता था, ये जो कि गैर मुसलमानों पर भूमि कर था, 1/3 से लेकर के 1/2 भाग 2 तक लगाया जाता था। और तीसरा है खुम्स कर, ये जो कि लूट खानों अथवा गड़े हुए खजानों से धन प्राप्त जिससे 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार होता था और 4/5 भाग पर सैनिकों में बांटा जाता था। चौथा है जजिया कर जो कि ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया कर क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और ज़कात ये मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ये दोनों क्या है? जजिया और ज़कात ये दोनों धार्मिक कर हैं, लेकिन जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 224 है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? तो इसमें तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें भी मतभेद है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करते समय भार वाले तांबे के सिक्के ढलवाया था जो कि लोकप्रिय नहीं हो सका। इस सिक्के के अदला बदली भी अदली इस सिक्के को अदली भी कहा गया है। इसमें कम भार वाले चांदी के सिक्के को कनी कहा जाता था। कनी कहा जाता था। तांबे के सिक्के पर विद्वानों को अलग अलग मतभेद है। इसमें बर्नी ने तांबा कहा है और फरिश्ता ने पीतल प्लस कांसा कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 225 है कि बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए जिसमें बाजार नियंत्रण प्रथम स्थान पर था। बाजार नियंत्रण से आशय है कि वस्तुओं के दाम हमेशा एक निश्चित दाम पर ही स्थिर रहेगा। यह बाजार नियंत्रण दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ही प्रभावी था जो कि बड़ी सेना रखने के हित में था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ये किया था 1398 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, 1398 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में मध्य एशिया के एक महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक घातक सिद्ध हुआ। तैमूर के आक्रमण तुगलक वंश के लगभग कुछ ही बाद खत्म हो गया। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर लोगों व्यंग्य पूर्वक कहते हैं कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 227 है कि निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चहलगानी के साथ जुड़ा नहीं था? तो तुर्कान ए चहलगानी के साथ इसमें कौन जुड़ा नहीं था? क्वेश्चन नंबर 227 का इसमें राइट आंसर होगा इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इमादुद्दीन रेहान। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहाउद्दीन तुगरिल कुतलुग खान बलबन तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे जबकि इमादुद्दीन रेहान 1 वर्ष के लिए 1253 एडी में नासरुद्दीन महमूद का नायब बना था। बाद में उसे हटा करके बलबन को पुनः नायब का पद दिया गया और अंततः बलबन ने अपनी कूटनीति से दिल्ली सल्तनत का हस्तगत कर लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 है कि किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये तरगी था। तरगी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तरगी ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तरगी जो कि ये मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने
मंगोलों को पराजित किया और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 229 में तो इसमें दिया गया है, अभिकथन में कहा जा रहा है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित थी, जो कि सही है। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही है। दोनों इसमें क्या है, सही है, इसका स्पष्टीकरण भी है सही। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। विदित है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, उसने जिसने बलबन ने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। बलबन अपने शासनकाल में सजा का कठोर प्रावधान किया था। क्वेश्चन नंबर 230 है, बली और अमीर के पद को किसने पृथक किया है? तो क्वेश्चन नंबर 230 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने एवं प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने का संदेह था। नस्ल एवं वर्ग भेद में समाप्त कर मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति अपनाई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 231 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 231 में इसमें दिया गया है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ये जो कि सीदी मौला का वध किया था जलालुद्दीन खिलजी, तो इसका तीसरा सही है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये मालवा एवं गुजरात की विजय किया था, मालवा एवं गुजरात का विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी, चौथा सही है। गयासुद्दीन तुगलक ये जो कि बंगाल विजय किया था गयासुद्दीन तुगलक, तो पहला सही है। फिरोज शाह तुगलक ये सार्वजनिक विभाग की स्थापना किया था, तो दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का इसमें पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि ये सीदी मौला का वध किया था, अलाउद्दीन खिलजी ये मालवा एवं गुजरात की विजय किया था, गयासुद्दीन तुगलक ये बंगाल का विजय किया था और फिरोज शाह तुगलक ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 232 है कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित है। आपको इसमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सैयद वंश के संस्थापक, तो क्वेश्चन नंबर 332 का इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो खिज्र खां आएगा, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। फिर उसके बाद मुबारक शाह आएगा, ये पहले स्थान पे मुबारक शाह आएगा, ये 1421 से 1434 तक शासन किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन किया था। और तीसरे नंबर पे आएगा इसमें अलाउद्दीन आलम शाह, ये जो कि 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, दूसरा, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक शासन किया था। और अलाउद्दीन आलम शाह ये जो कि 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 233 है कि 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 236 के इसमें राइट आंसर होगा 10 सुल्तान के द्वारा शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में 1236 से 1296 तक 10 सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शाह तुर्कान को शासकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। इसमें रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी है जो कि 1296 तक शासन रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 234 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 234 का इसमें राइट आंसर होगा तारीख मुबारक शाही में। तारीख मुबारक शाही में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा तारीख मुबारक शाही में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तारीख मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना की विस्तृत जानकारी मिलती है। फिरोज शाह ने नहरों का जाल बिछवा दिया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने फिरोज काल में 5 नहरों का उल्लेख किया है। इसमें यमुना से हिसार जिसको हम लोग उलूक खानी नहर कहते हैं, सतलज से घाघरा, सिरमौर से हासी और घाघरा से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद। इसके अलावा अफीक ने तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह द्वारा बनाई गई 2 नहरों का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 235 है कि निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में कौन सा इसमें कथन सही है? अलाउद्दीन के सुधारों के संबंध बताना इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया सबसे पहले जागीर में दी गई समस्त राजस्व भूमि को जब्त करना था, जो कि सही है। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना था, तो ये भी सही है। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकताओं को समाप्त करना, ये गलत है। शराब व सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, ये भी इसमें सही है। तो इसमें दूसरा, पहला और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट, अनुदान या पुरस्कार के रूप में थी। अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखिया, जमींदारों और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी कर खुद मुकद्दम के विशेषाधिकार को छीन लिया। अपने सेना में दाग और चेहरा को लागू किया। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 236 से कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 236 में इसमें दिया गया है, सिंहासन रूढ़ होते हुए गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत स्वीकृति किया गया था, ये जो कि सही है। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे, उन्हें उसे समर्थन दिया था, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया था, ये भी सही है। सल्तनत का खजाना उसे विरासत में मिला, बहुत सुदृढ़ था, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे, उन्हें उनका पूर्ण समर्थन किया था तथा दिल्ली के लोगों का भी काफी प्रोत्साहन से उसे मिला था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी, जिससे कर की वसूली भी मुश्किल हो गई थी। अतः गयासुद्दीन को विरासत में मिला खजाना खाली था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 है कि इसमें अभिकथन है और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, जो कि सही है। राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हक से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना न था, ये जो कि क्या है? गलत है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा इसमें क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर इसमें क्या है? गलत है। दिल्ली सल्तनत में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार इस्लामिक कानून, कुरान, शरीयत और हदीस पर आधारित था। राजा का ध्येय दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का ध्येय नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 238 है, सिकदार था। सिकदार क्या था? सिकदार ये परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था सिकदार। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना था, राजस्व वसूली करने में अमीन की मदद करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 239 है कि इरबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पैबोस और नवरोज प्रारंभ करवाया था, वह कौन था? तो वह बलबन था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बलबन था। दिल्ली सल्तनत में बलबन के दरबार के लिए एक नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया, जिसे सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैबोस यानी कि सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर के उनके चरण को चूमना,
की रीतियां आरंभ करवाई। इसके अलावा दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाने लगा। इसके दरबार की शान शौकत को देखकर विदेशी भी व्यक्ति चकित रह जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 240 है कि लोदी बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहलोल लोदी के बारे में बताना, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 ईस्वी में की थी। बहलोल लोदी ने मुख्य सफलता 1484 ईस्वी में जौनपुर राज्य की दिल्ली सल्तनत में विजित किया था। उसने बहलोली सिक्के चलवाए जो अकबर के पहले और बाद तक भी उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 है कि अभिकथन और तर्क आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही, जो कि सही है। बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो ये भी सही है, दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विस्तार की नीति को उसके उत्तराधिकारियों गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक आदि शासकों ने जारी रखी। गयासुद्दीन ने पश्चिम बंगाल पर भी आक्रमण करके उसे अपने शासन के अधीन किया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को जीत करके 1327 में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 242 है कि दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारी के निम्नलिखित में से सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 242 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहले आएंगे खिज्र खान, फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह, ये जो कि इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। उसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था, अलाउद्दीन शाह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 243 है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे। इसमें से कितने दास को शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे। तो 12,000। 12,000 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 12,000। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में कुल 1,80,000 दास एकत्र किए जाते थे। उसमें से कुछ तो धार्मिक अध्ययन हेतु प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 12,000 कारीगरों अथवा शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, विभिन्न परगनों में भेज दिया गया। अफीफ के अनुसार इनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 244 है कि लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद भी सभी ने काले कपड़े पहन करके उसके निधन पे शोक मनाया था। यह किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपने तारीख फरिश्ता में यह कहता है कि ये किस सुल्तान के बारे में कहा जा रहा है। तो खिज्र खान के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, खिज्र खान। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तैमूर लंग के वापस लौटने के बाद उसके प्रतिनिधित्व खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। यह एक उदार चरित्र शासक था। फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीखे फरिश्ता में खिज्र खान के संदर्भ में लिखता है कि लोग उसके शासन काल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान व बूढ़े, गुलाम व आजाद सभी काले कपड़े पहन करके उसके निधन में शोक मनाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 245 है कि दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों निम्नलिखित गुलाम को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 245 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह, फिर उसके बाद नासरुद्दीन महमूद आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं है। आइए इसके ऊपर को देखते हैं ऑप्शन।
तो इसमें सही ऑप्शन होगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन महसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रुकनुद्दीन फिरोज जो कि 1236 तक शासन था, रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक, मुइजुद्दीन बहराम शाह ये जो कि 1240 से 42 तक, अलाउद्दीन महसूद ये 1242 से 1246 तक और नासरुद्दीन महमूद ये 1246 से 1265 तक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 246 है, अलाउद्दीन खिलजी के कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग मुखिया क्या कहलाता था? तो उसे बरीद ए ममालिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला सुल्तान था। उसने अपने प्रशासन में कई सुधार किए जिसमें बरीद ए मुमालिक भी था, अहम सुधार था। बरीद ए मुमालिक का मुख्य कार्य राजसी खुफिया विभाग नेतृत्व करके सूचना को शासन तक पहुंचाना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 247 है कि सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन सा है? इस सुल्तान का नाम क्या है? तो इस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस सुल्तान का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का गया यानी कि बिहार में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में उसका नाम 2 बार आता है। उसने हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। इसके अलावा फिरोज शाह ने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट कराने, हिंदू मेलों को भंग करने, हिंदुओं और मुसलमानों बनाने अथवा उसका वध करने का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 248 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसामी मिन्हाजुस सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि वह विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों में नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लग गई थी। तो ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिन्हाजुस सिराज के अनुसार रजिया में वे सभी प्रशासनिक गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया के द्वारा विदेशी और तुर्की मुसलमानों को भी विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा वह गुलाम तुर्की सरदारों की शक्ति तोड़ना चाहती थी। इसे गुलाम सरदार सहन नहीं कर पाए और फकरे मुदबिर इल्तुतमिश के शासनकाल में था। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 249 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।